हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजल प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबको डिस्कस कर लिया था। लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और उसके बेसिस पे जितने डायग्राम बेसिस जो भी हमारे उसके प्रॉब्लम्स है उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है गाइस तो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और उसके साथ में आपको बता देना चाहता हूं कि पार्टिकल फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धीरे धीरे करके हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस चैनल में आपको पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चाहे वो आप जैम की तैयारी कर रहे हो, जेस्ट की तैयारी कर रहे हो, टीएफआर की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, पीयू की तैयारी कर रहे हो, बीयू की तैयारी कर रहे हो, या और भी जितने एमएससी एंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी का कंटेंट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा विद फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे, लाइक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें ये सारे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाता है। ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल होता है या असाइनमेंट्स या डीपीपी शीट्स हो गई, कुछ भी हो, तो वो सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड होगा गाइस। तो अगर आप नहीं ज्वाइन किया तो आप कर सकते हो वहां पर। और जो भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस, आज की वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लाइक जैम में, जेस्ट में, आईआईएससी बेंगलोर में या टीएफआर में, तो उनके न्यूमेरिकल्स को, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैं लेके आया हूं ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ही ग्राफ बेसिस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपका ग्राफ बेसिस है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। The figure shows the result obtained during a photoelectric effect experiment where the stopping potential is plotted against the frequency of the incident radiation. The work function of the metal is close to what? ठीक है, उसने बोला है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, उसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेसिस पे हमने एक इंटरसेप्ट प्लॉट किया है। तो हमें ये बताना है दोस्तों, हमें ये बताना है कि ये वर्क फंक्शन हमारा मेटल के कितने क्लोज है बाय एनालाइजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना क्लोज हो सकता है इसका वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो इसके आंसर को देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो क्या बोलती है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ये तो आपको एक्सप्रेशन याद ही होगा अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। और अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा होगा दोस्तों, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ई वी एस, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो EVS इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, VS को हमने एक साइड रखा और बाकी चीजों को रीअरेंज करके दूसरी साइड में रख दिया दोस्तों, तो कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बेसिक चीज है, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है। तो अगर आप देख सकते हैं अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो उस केस में आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दोस्तों वो किसके बराबर है, -2 वोल्ट के बराबर है ना। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 है गाइस तो उस केस में आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, -2 वोल्ट। तो आपने यहां पर लिख लिया। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर VS की वैल्यू -2 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो जाएगी, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा दोस्तों, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत इजीली आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका वर्क फंक्शन किसके क्लोज है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्लोज है। तो आपका जो ये आंसर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल एक इनिशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? जैम 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जस्ट आपको एनालाइज करना आना चाहिए ग्राफ को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखो गाइस, ये आईआईएससी बेंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। फोटोन विद द एन एनर्जी ऑफ 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट strike a zinc plate causing the emission of the photoelectrons with a maximum velocity of 1.2 into 10⁶ meter per second.
द वर्क फंक्शन ऑफ द जिंक प्लेट इज, ये आपके पास गिवन 4 ऑप्शंस है गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फोटोन्स है हमारे, ठीक है, वो जो फोटोन्स हैं जो जिसकी एनर्जी क्या है दोस्तों 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो स्ट्राइक कर रही है किसी जिंक प्लेट पे, जिसके कारण जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट आउट हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं किससे, किस वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है दोस्तों अगेन द वर्क फंक्शन ऑफ द जिंक प्लेट इज व्हाट, ठीक है। हमेशा क्या करना है दोस्तों, कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, और उसके बेसिस पे मैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं जिसके कारण मेरी गिवन वैल्यूज उसमें सेटिस्फाइड हो सके, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, किससे मैं निकाल सकता हूं, और मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, आपके पास एनर्जी गिवन है, मतलब ई की वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है, 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। अब वेलोसिटी को किस तरह से यूज करके मैं वर्क फंक्शन निकाल सकता हूं, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्क फंक्शन पता होना चाहिए। देखिए वर्क फंक्शन यहाँ पर क्या है दोस्तों, W इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको पता है ना कि अगर वर्क फंक्शन वैसे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या एक्सप्रेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। रीअरेंज किया बस इसको, है ना, इसको रीअरेंज किया और वर्क फंक्शन को एक तरफ लेके आए। तो आपको एनर्जी तो पता है दोस्तों, बस काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के, है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी तो आपको गिवन है, v की वैल्यू तो गिवन है यहाँ से, है ना, जस्ट यहीं पर तो पुट करनी है, ठीक है। तो सारी चीजें गिवन है दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पर किसको रिलेट करना है, ठीक है। तो m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है, ये तो बहुत इजी था। v की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो ट्वाइस कर देनी है इस वैल्यू को, 1.2 इंटू 10⁻6 की पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 की पावर 2 हो गए, और 10⁻6 था तो ट्वाइस करोगे तो 12 हो जाएगा, है ना। सभी चीजों को सोल्व करोगे दोस्तों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो किसमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, ठीक है। तो अगर किसी चीज को किसी में माइनस करना है तो उसकी वैल्यूज भी तो सेम होनी चाहिए। ये तो जो आपकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है ना, ये जो एनर्जी है आपकी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ी है, ठीक है, ये तो जूल पर सेकंड में आ जाएगी कुछ, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। अगर किसी चीज को भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपने यहाँ पर डिवाइड किया तो आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड फाइनली जो आपकी वैल्यू आई वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई, दैट इज 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी पता लग गई आपको, और बेसिक एनर्जी की वैल्यू तो पता ही थी, बस आपने दोनों को क्या किया दोस्तों, माइनस कर दिया। 7.9 माइनस 4.1 इज इक्वल टू 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों, वर्क फंक्शन निकाल लिया बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन और बाय यूजिंग द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ वर्क फंक्शन। तो आपका ये सी ऑप्शन जो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो टिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अभी थोड़े सिंपल दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि किस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ट्रिकी देखते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment, if a radiation of wavelength lambda is incident on a material, then stopping potential is V naught. If another radiation is of wavelength twice is incident on the same material, then stopping potential change to what? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, मान लो कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारी जो रेडिएशन है जो इंसिडेंट हो रही है हमारे किसी मटेरियल में वो लैम्डा वेवलेंथ की है, ठीक है, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ की है, वो इंसिडेंट हो रही है किसी मटेरियल में। तो उस केस में जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V नॉट ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। मान लो कोई एक मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है किस वेवलेंथ की, लैम्डा की, उस केस में उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V नॉट ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। फिर एक अनदर केस लिया गया जिस केस में हमने जो रेडिएशन इंसिडेंट की हमारे मेटेलिक सरफेस पे, ठीक है, सेम उसी मटेरियल पे, तो उस केस में जो वेवलेंथ थी दोस्तों वो ट्वाइस ली, ट्वाइस द प्रीवियस वेवलेंथ, ठीक है, दुगनी वेवलेंथ से हमने इंसिडेंट किया उसी सेम मटेरियल में, ठीक है। तो उस केस में उसने बोला है कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चेंज होगा दोस्तों, पहले में V नॉट चेंज हुआ था तो इस केस में कितना हो जाएगा,
ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है दोस्तों, 4 भी नहीं 5 ऑप्शन गिवन है। A इज इक्वल टू वी नोट बाई 2, B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी नोट, C इज इक्वल टू वी नोट माइनस एच सी अपॉन ई लेमडा, D इज इक्वल टू वी नोट प्लस एच सी टू ई लेमडा, और यहाँ पर E जो है ऑप्शन वी नोट माइनस एच सी अपॉन 2 ई लेमडा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मोस्टली जो बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सर आपने तो पहले पढ़ाया था कि जो भी चीजें जो अपना क्या कहते हैं, ये अपना जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो आपने बोला था। तो अगर मेरी वेवलेंथ ट्वाइस हो जाएगी, तो क्या पता मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो ट्वाइस हो सकता है ना। फट से लोगों के दिमाग में ये आंसर जरूर आया होगा, और मोस्टली बच्चे क्या टिक करके आ जाएंगे? बी आंसर टिक करके आ जाएंगे फट से। ठीक है, तो गाइस उस केस में आपका आंसर भी गलत होने के चांसेस भी उतने ही होंगे जितना आपने ये तुक्का मारा होगा। ठीक है, तुक्का तो नहीं कह सकते, पर सच्चाई ये है कि आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो उस केस में क्या होता है कि जब वेवलेंथ चेंज हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो जाएगी दोस्तों, तो उस केस में और भी फिनोमेना तो डिपेंड करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एनोड की तरफ कितने नेगेटिव चार्जेस मैं लगा दूं, कितने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड कर दूं, जिसके कारण मेरा जो कैथोड की तरफ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है वो पहुंच ही ना पाए। तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी जिसके कारण मेरे कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, तो उतनी देर तक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बढ़ता रहेगा दोस्तों। वो फैक्टर कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, पर वो 2V नोट नहीं होगा। ठीक है, हम मैथमेटिकली भी अभी देखेंगे कि किस तरह से ये वेरी करेगा। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्टली ये चीजों को अप्लाई करके मत देखना कि मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता जरूर है, पर डायरेक्टली 2V नोट करना जरूरी है, वो देखना जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं मैथमेटिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो बेसिक एक्सप्रेशन है दोस्तों, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई। ठीक है, ये तो आपको पता है, फाई इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, ये आपका वर्क फंक्शन है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे टोटल ये एनर्जी ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो आपको पता है क्योंकि वेवलेंथ पे डील कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको वही कन्वर्जन करनी है। E इज इक्वल टू एच म्यू होता है और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ये तो पता है आपको। ठीक है, बेसिक चीजें। पहली वेवलेंथ जो हमारी गिर रही थी, मतलब पहली जो रेडिएशन है जो इंसिडेंट हो रही है हमारे मेटेलिक सरफेस में, तो उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 हमने डिनोट कर दिया, पहली जो काइनेटिक एनर्जी जो रेडिएशन की है। ठीक है, उसको पहला एक्सप्रेशन का नाम दे दिया, क्योंकि आपको पता है गाइस कि सेम ही मटेरियल में दोनों वेवलेंथ वेरी होके इंसिडेंट कर रही है, तो मटेरियल तो सेम ही है, तो वर्क फंक्शन भी तो सेम ही होगा। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो जो बैरियर रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप डबल करो वेवलेंथ या ट्रिपल करो या 5 गुना करो, वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक दूसरी एक्सप्रेशन भी ले लेते हैं, जिस केस में आपने क्या किया कि आपने वेवलेंथ डबल कर दी थी, सेम ही एक्सप्रेशन रहेगा, बट उस केस में क्या होगा? एच म्यू है, सी अपॉन लेमडा की जगह 2 लेमडा हो जाएगा, क्योंकि आपकी वेवलेंथ आपने डबल कर दी जो इंसिडेंट की है ना, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस, ताकि सेकंड वेव को अब हम डिनोट कर सकें, प्लस 5 हो गया जो कि वेव फंक्शन को वर्क फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, ये दोनों आपके पास इक्वेशन आ गए। अब आप क्या करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वर्क फंक्शन है वो तो सेम ही था, तो इसलिए हमने इसको कर दिया ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो वी नोट है वो इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट करता है, और वी एस डिनोट द सेकेंडरी स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ठीक है, तो माइनस किया। ओके, और उसी तरह से क्योंकि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल द सेकंड वन फाइंड आउट करना था। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ, तो उसके रेस्पेक्टिवली हमने फाइंड आउट करना था। तो वीएस एक्सप्रेशन एक तरफ रखा, बाकी सारे को हमने रीअरेंज किया, एंड फाइनली जो हमारा आया वो क्या आया? वी नोट माइनस एच सी अपॉन 2 ई लेमडा। देखो वेरी तो ट्वाइस कर रहा है पर अनदर फैक्टर में कर रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकली कुछ अलग चीजें निकलती हैं, तो डायरेक्टली 2 वी नोट लिख के मत आया ना, आंसर गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो 5th वाला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला ताकि आपको समझ आ सके कि जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें गलतियां कर देते हैं लोग, फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए। ठीक है, जो आप ये गलतियां मत करिएगा, ध्यान से सभी चीजों को एनालाइज करके फिर पुट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोनोक्रोमेटिक का मतलब वो होता है कि वो लाइट जो सेम सोर्स से निकला हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, जिसका वेवलेंथ सेम हो, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं हो, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं हो, तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ हमें क्या गिवन है दोस्तों? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, उस वेवलेंथ की है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ क्या है दोस्तों? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इंटेंसिटी हमारी लाइट की दोस्तों कितनी गिवन है? 15 इंटू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो हमें डिटरमाइन करना है कि कितनी रेट से हमारा फोटोन स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे, ठीक है। बात समझ आ रही है? हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट दे दी गई है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है उस सरफेस पे जिसका एरिया कितना है गिवन? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी गिवन है? 15 इंटू 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो आपको बताना है दोस्तों कि किस रेट से हमारी फोटोन स्ट्राइक कर रही है हमारे उस सरफेस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा? जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपको निकालना क्या है, उसके बेसिस पे पहले सोचो कि उसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, फिर गिवन इंफॉर्मेशन को पुट करके देखो, ठीक है। इसने बोला है कि हमें रेट फाइंड आउट करना है एट विच द फोटोन स्ट्राइक द सरफेस, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल एनर्जी एरिया का कितना होगा, टोटल एनर्जी एरिया का कितना होगा, और पर फोटोन कितनी एनर्जी है, हर एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, और मैं अगर उसको डिवाइड कर दूं, तो क्या मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता कि कितने रेट से हमारे फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं किसी सरफेस पे, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ से। मान लो कि कोई क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत बड़ा एरिया ले लिया, ठीक है। कोई मान लो कि क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया ले लिया, ठीक है। अगर मुझे हर एक मतलब एरिया का मैं डिसाइड कर लूं कि इतनी एरिया का सीट मैं बना लूं, ठीक है। मान लो कि मैंने 1 लाख लोगों की कैपेबिलिटी के बेसिस पे मैंने स्टेडियम बना लिया, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई 1 किलोमीटर लंबा स्टेडियम है, ठीक है, उसमें 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे तो मैं 1 लाख लोगों की टिकटें बांट सकता हूँ, ठीक है। अगर बोल रहे हैं कि भाई कितनी टिकटें बांटनी है, तो मुझे तभी पता होगा ना कि भाई स्टेडियम इतना बड़ा है, उसके बेसिस पे इतने मेरे सीट्स हैं, तो इतनी अवेलेबिलिटी है, तो उसी के बेसिस पे इतनी सीटें मैं टिकटें बेच सकता हूँ, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे तो हमने किया कि टोटल एरिया पता लग जाए, और उसके बेसिस पे मुझे ये पता लग जाए कि हर सीट की कितनी कीमत रखी जाए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ टिकट। तो वही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अगर हमें पता लग जाए कि टोटल एनर्जी कितनी होगी और पर एनर्जी फोटोन कितनी होगी, अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि किस रेट से मैं फोटोन स्ट्राइक करूंगा उस सरफेस पे, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? चलिए, तो सबसे पहले हम एनर्जी पर फोटोन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जी पर फोटोन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्वल टू एच म्यू। हर एक फोटोन की तो एनर्जी एच म्यू ही होती है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फोटोन क्यों ना, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच म्यू ही होती है, ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है दोस्तों? C अपॉन लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या गिवन है दोस्तों? 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने 10⁻⁻7 लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻10, ठीक है, 10⁻⁻10 होती है आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू। तो क्योंकि यहाँ पर 3 है, ठीक है, अगर +3 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -7 ही तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, -7 ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। और जब इस सभी चीजों को हमने सोल्व किया दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर सेकेंड, है ना। तो एनर्जी पर फोटोन आपके पास क्या आ गया दोस्तों? 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर सेकेंड। तो ये पर एनर्जी पर फोटोन हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें टोटल एनर्जी फ्लक्स निकालना है दोस्तों, मतलब कितना एनर्जी अवेलेबल है उस एरिया में, ठीक है। तो कितना पता लगेगा कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है उस एरिया में, ठीक है। कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है उस एरिया में, तभी तो हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो हमें टोटल इंटेंसिटी अगर पता हो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसको उसके एरिया से जिस पे वो फॉल कर रहा है, तो क्या मैं टोटल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकता? है ना, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो टोटल एनर्जी आपको इंटेंसिटी पता है दोस्तों कितनी है आपके पास? 15 इंटू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एरिया से, दैट इज 4 इंटू
10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴ आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तो पता है, बेसिक चीजें ही है, ठीक है। ये 10⁻⁴ उसी के बेसिस पे आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 × 10⁻⁵ वॉट, ठीक है। याद रखो दोस्तों, क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी जॉल पर सेकंड में है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वोट पे नहीं रहनी चाहिए, इसको भी जॉल पर सेकंड में होना चाहिए। तो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1 वोट इज इक्वल टू 1 जॉल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 वोट हमारे 1 जॉल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। उसी को यूज करके मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 6 × 10⁻⁵ जॉल पर सेकंड, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? तो आपको दोनों चीजें पता लग गई दोस्तों। अगर आप इस एनर्जी फ्लक्स को अगर डिवाइड कर दोगे एनर्जी पर फोटोन से, तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं किस रेट से, ठीक है। हेंस द रेट एट विच द फोटोन स्ट्राइक द सरफेस इज 6 × 10⁻⁵ जॉल पर सेकंड डिवाइड बाय 6.63 × 10⁻⁹ जॉल पर फोटोन। तो आप कैलकुलेट कर लोगे दोस्तों इसको डिवाइड करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9.05 × 10�13 फोटोन पर सेकंड। तो इतने फोटोन पर सेकंड आपके इंसिडेंट हो रहे हैं उस रेट पे, उस सरफेस पे, ठीक है। बहुत इजी था, बस स्टेडियम को ध्यान में रखना। देखो जो एग्जांपल बताया कि कितना बड़ा स्टेडियम होगा, जितनी स्पेस अवेलेबल होगी, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स आपके पास अवेलेबल है, तभी तो उसके बेसिस पे आप टिकट की प्राइसिंग कर सकते हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होंगे उतनी ज्यादा आप कम प्राइसिंग भी रख सकते हो, है ना। अगर कोई पूछ ले कि हाँ मुझे टिकट चाहिए, तो अगर सीटें कम होंगी तो प्राइसिंग ज्यादा होगी, अगर सीटें ज्यादा होंगी तो प्राइसिंग कम होगी, है ना। तो उसके बेसिस पे अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको पूरा वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तभी तो आपको टोटल रेशियो मिल पाएगा दोस्तों, है ना। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने तो ये एग्जांपल दे दी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये जस्ट में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एमीटर इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज यूज्ड टू कॉज एमिशन, ठीक है। उसने बोला कि कोई भी एक पर्टिकुलर अमीटर है, अमीटर बेसिकली कैथोड होता है, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें याद होगा कि हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे इन द ग्लास ट्यूब, जिसमें कैथोड अमीटर का काम करता है और एनोड हमारा रिसीवर का काम करता है, ठीक है। तो जब हमारी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है उस एमीटर में, जो कि यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उस केस में उसने बोला कि जो हमारे एमीटर का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर इतनी अमाउंट की एनर्जी गिवन प्रोवाइड होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तभी जाके हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट आउट होगा, वरना नहीं होगा। तो इस केस में उसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, और जो वेवलेंथ है हमारी लाइट जो इंसिडेंट हो रही है हमारी, वो 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग है टू कॉज एमिशन, ठीक है। फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेन वही चीज एक्सप्रेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E-5, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, VSC के बराबर होता है, ठीक है। तो VS आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको वेवलेंथ गिवन है दोस्तों, ठीक है। E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, hmu के बराबर ही तो होता है ना। E इज इक्वल टू hmu के बराबर होता है, और वेवलेंथ तो आपको गिवन है दोस्तों, ठीक है। वेवलेंथ किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, C/λ, है ना। वेवलेंथ गिवन है दोस्तों, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, और आपको प्लैंक कांस्टेंट भी पता है 6.62 × 10⁻34, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट कर दो और आपके पास आ जाएगा आंसर जॉल में, ठीक है। पर ध्यान रखना दोस्तों, आपको जो वर्क फंक्शन है किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो अगेन आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। याद रखना, जब भी आपको जो वैल्यूज गिवन हो, चाहे वो मल्टीप्लाई करना हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो उस केस में आप देखना कि यूनिट्स किस फॉर्म में गिवन है, तभी तो आप उस चीज को फाइनली उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। अगर आप माइनस करोगे तब सेम यूनिट्स वाले ही तो माइनस करोगे, तो आपने hmu को जो कि एनर्जी की फॉर्म में है वो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, डेट इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो hmu आपके पास आ गया दोस्तों 4.14, ठीक है। और वर्क फंक्शन आपको गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपने माइनस कर दिया सिंपली, और आपके पास आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2.14 वोल्ट, ठीक है। क्यों वोल्ट में क्यों आया दोस्तों, देखो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ E भी है, अगर आप इसको नीचे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, दैट्स वाई आपका ये वोल्ट में आंसर आ गया,
ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वोल्ट में आंसर आ गया। अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है दोस्तों। उसने बोला कि वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। अब किस एक्सप्रेशन को यूज करके मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है दोस्तों? हाफ mv स्क्वायर के बराबर, है ना। और ये कौन से एक्सप्रेशन के बराबर होती है? VSE, KE इज इक्वल टू VSE, ठीक है, वेयर VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने अभी ही कैलकुलेट किया दोस्तों, जस्ट इसको पुट करिए। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी आपको पता है, मास आपको पता है, पर V निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजीली सभी चीजों को रीअरेंज करो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी चीजों को रीअरेंज करके आपके पास क्या आ गया? 2VSE अपॉन m का अंडर रूट, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, अगर आपने चार्ज टू द मास रेशियो पढ़ा होगा इन द +1, तो आपको उसकी वैल्यू याद होगी, डेट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, वेयर कूलम इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड kg इज द यूनिट ऑफ द मास, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद होगा तो आपको कैलकुलेटर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो, क्योंकि जेस्ट के एग्जाम में तो ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। मोस्टली जो भी एग्जाम होंगे आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो, नहीं है तो सिंपली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली यूज किए ये वैल्यूज, ठीक है। जो E अपॉन m था, इसकी वैल्यू चार्ज टू द मास रेशियो के बेसिस पे डायरेक्टली यूज किया है, दैट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो कि कैलकुलेट की थी, यहाँ पर डायरेक्टली पुट की है। यहाँ पर आप देख सकते हो E अपॉन m का रेशियो यहाँ पर डाला है और इसका अंडर रूट किया, एंड फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन आया, जो इसकी वैल्यू आई दोस्तों V की, वो क्या आई? 8.68 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो जो चीजें पूछी थी तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, ठीक है। वेलोसिटी पूछे तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी का नाम तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट कर दो, आंसर निकल जाएगा दोस्तों। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालोगे? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन होगी दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किसको रिलेट करना है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल चीजें थी। तो चलो अगेन जस्ट का ही क्वेश्चन है, जो चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं उसी को हम फिर से यहाँ पर देखते हैं किस तरह से अप्लाई करोगे आप। अभी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, तो देखते हैं आपको ये समझ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। देखो, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑफ इंटेंसिटी 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड, ठीक है। उसने बोला है कि कैलकुलेट करो कि फ्रैक्शनल चेंज कितना आ रहा है किसी लाइट में, कैलकुलेट करो कि कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है किसी लाइट में अगर उसकी इंटेंसिटी क्या है बीम की? 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड। अगर उस बीम की इंटेंसिटी क्या है? 10⁻⁻ जूल पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही है दोस्तों? जब हम एक फोटोन ऐड कर रहे हैं पर सेकेंड टू द बीम, जिसकी वेवलेंथ क्या है दोस्तों? 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। मोटा मोटा समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने बोला है कि हमारी जो इंटेंसिटी है बीम की वो फ्रैक्शनल चेंज हो रही है, फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है हमारी इंटेंसिटी ऑफ बीम में कि जिसकी इंटेंसिटी क्या गिवन है? 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड। वो चेंज कब आ रहा है? जब हम कोई भी फोटोन ऐड कर रहे हैं उस बीम में पर सेकेंड जिसकी वेवलेंथ क्या है? 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शनल चेंज फाइंड आउट करना है फोटोन का, ठीक है। मतलब बेसिकली इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, फ्रैक्शनल चेंज इंटेंसिटी की। और इंटेंसिटी किससे डील करता है दोस्तों? नंबर ऑफ फोटोन से डील करता है। आपको मैंने बताया था कि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी बीम की उतने नंबर ऑफ फोटोन्स भी तो बनेंगे, है ना। इंटेंसिटी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। तो अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज इन फोटोन कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि फ्रैक्शनल चेंज इन इंटेंसिटी क्या है ना। बहुत ही सिंपल है। देखो कहां से कहां रिलेट कर रहे हैं। अगेन वही चीजें घूम फिर के आ रही हैं जो हमने इस क्वेश्चन में किया था। देखो ये वाला क्वेश्चन, अगेन यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितने रेट से हमारे फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं किसी सरफेस पे, वही वाली चीज घूम फिर आके आने वाली है। अब देखो कैसे आएगी। सबसे पहले अगेन एनर्जी पर फोटोन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी पर फोटोन कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू h में होता है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ हमें गिवन है दोस्तों 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, h की वैल्यू, c की वैल्यू एंड वेवलेंथ की वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास क्या है? 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी पर फोटोन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहां से तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितना बीम में है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितना बीम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो इंटेंसिटी टोटल कितनी है, टोटल इंटेंसिटी कितनी है? 10⁻⁻ जूल
10⁻⁷ जूल पर सेकेंड, मतलब वही टोटल एरिया कितना है, टोटल इंटेंसिटी कितनी है, और उसमें कितने एनर्जी के फोटोन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें कितने पर यूनिट पर फोटोन की एनर्जी कितनी अवेलेबल है, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे चेंज इन इंटेंसिटी पता लग जाएगा, है ना। क्या मुझे चेंज इन इंटेंसिटी पता नहीं लग जाएगा दोस्तों। अगर टोटल इंटेंसिटी अगर मुझे पता है और उसमें कितने नंबर ऑफ एनर्जी के फोटोन्स अवेलेबल हैं, तो अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे चेंज इन इंटेंसिटी का नहीं पता लग जाएगा। तो वही चीज मैंने की है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इन द बीम इज, ये 10⁻⁷ जो इंटेंसिटी अवेलेबल थी उसको डिवाइड किया दोस्तों, जो अभी हमने निकाला 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो एनर्जी पर फोटोन था उसको हमने टोटल इंटेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो उसके बेसिस पे हमने निकाल लिया दोस्तों कि कितने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड उस बीम में प्रेजेंट है, जो कि इंटेंसिटी को ही तो डिनोट करता है। ये पूरी लाइन इंटेंसिटी को ही तो डिनोट कर रही है ना। पर पूछा क्या हमसे, फ्रैक्शनल चेंज, मतलब फ्रैक्शन में, मतलब रेसिप्रोकल कर दो उसको, 1 कितना प्रेजेंट है वो हमने बताना है। देयरफॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन द नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, या फ्रैक्शनल चेंज इन द इंटेंसिटी ऑन एडिशन ऑफ 1 फोटोन पर सेकेंड। फ्रैक्शनल चेंज कब हो रहा था, जब हम 1 फोटोन पर सेकेंड ऐड कर रहे थे, किस वेवलेंथ की, 6000 आर्मस्ट्रांग की, है ना, तभी तो फ्रैक्शनल चेंज हमारी इंटेंसिटी में आ रहा था। तो 1/n कर देंगे दोस्तों, जो हमने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड हमने कैलकुलेट किया, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब फ्रैक्शनल में ले आएंगे, तो उस बेसिस पे जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये हमें बता देगा कि कितना फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है जब हम कोई भी फोटोन ऐड कर रहे हैं पर सेकंड जिसकी वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रांग हो। तो ये 3.3 इंटू 10⁻⁻12 हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड हमारे फ्रैक्शनल चेंज ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण फ्रैक्शनल चेंज इन इंटेंसिटी आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? थोड़ा मे भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पता लग जाए और उसको पर यूनिट एनर्जी से अगर आप डिवाइड कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना रेट चेंज हो रहा है, कितना फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपने ऐसे ही डील करना है दोस्तों। अगर इंटेंसिटी की बात हो तो टोटल इंटेंसिटी देख लो और पर यूनिट एनर्जी फोटोन से उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ फोटोन कितनी चेंज हो रहे हैं पर सेकंड से। उसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी उसी तरह से हमने किया था दोस्तों, कि टोटल एनर्जी फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया, फिर डिवाइड किया उसको एनर्जी फोटोन से। अगेन हमें पता लग गया कि कितने रेट से, पर यूनिट रेट से हमारे फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं किसी मेटेलिक सरफेस पे। बस यही याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमने यही याद रखना है, पहले एनर्जी कैलकुलेट करो फोटोन की, उसके बाद टोटल जो भी हमारी इंटेंसिटी गिवन है, तो इस केस में गिवन थी, पिछले वाले में हमने निकाला था। ठीक है, तो बस ये चीजें याद रखनी है। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। तो ये TFR में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन समझ लिया था, इसका मतलब थोड़ा सा लॉजिक है, तो उसका माइंड अपने आप ही खुल जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मेनी फोटोन्स, जिसकी वेवलेंथ क्या है दोस्तों, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁷ मीटर मस्ट फॉल पर सेकेंड ऑन अ ब्लैकेंड प्लेट टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 1 डाइन। ठीक है, उसने बोला कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जिसकी वेवलेंथ हमारी 5 × 10⁻⁷ मीटर है, फॉल करनी चाहिए पर सेकेंड, किस पर, ब्लैकेंड प्लेट। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ब्लैकेंड प्लेट, काली प्लेट पर अगर वो फॉल करेगी पर सेकेंड, जिसकी वेवलेंथ है 5 × 10⁻⁷ मीटर, तो टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स प्रोड्यूस करे, 1 डाइन की। ठीक है, इतनी वेवलेंथ की अगर पर सेकेंड फॉल करे, कहां पर, मेटेलिक प्लेट, ब्लैकेंड प्लेट में, ताकि वो फोर्स प्रोड्यूस करे कितनी, 1 डाइन की। पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा क्या बोला है, अगर उस प्लेट का जो मास है 1 ग्राम अवेलेबल है, ठीक है, अगर उस प्लेट का मास 1 ग्राम है, अगर उसकी स्पेसिफिक हीट 0.42 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम है, तो उसके कारण उसका टेम्परेचर कितना राइज करेगा, कितना चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन तो ये। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान रखते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटोन हमारे फॉल करेंगे उस ब्लैकेंड प्लेट पे, जिसके कारण हमारा जो फोर्स जनरेट होगा कितना, 1 डाइन होना चाहिए, फोर्स 1 डाइन की जनरेट होनी चाहिए। तो हमें n फाइंड आउट करना है बेसिकली दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है। हमेशा मैंने बोला है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो कि बोलना क्या जा रहा है। फोर्स बोला है दोस्तों, ठीक है, तो फोटोन्स के कारण कितना फोर्स जनरेट होना चाहिए। तो फोर्स बेसिकली किसके बराबर होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma, ठीक है, F = ma, और ma किसके बराबर होता है दोस्तों, dp/dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के कारण कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरे कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करने चाहिए ताकि मेरा 1 डाइन का फोर्स मेरा उस जनरेट हो जाए।
है ना, बात समझ रहे हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि आपके पास एक यूनिट तो आपको सीजीएस एसआई यूनिट में गिवन है, दूसरा अपना सीजीएस यूनिट में गिवन है। डाइन आपका सीजीएस यूनिट में ही है, ठीक है। अगर आप इसको एसआई यूनिट में देखोगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की, न्यूटन होती है, पर ये सीजीएस यूनिट में गिवन है तो डाइन है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है और ये आपकी सीजीएस में है, ठीक है, और ये आपका सीजीएस में ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपकी स्पेसिफिक हीट भी आपकी किलोग्राम में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मोटा मोटा यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम पता लग जाए तो मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वन टाइम कितनी प्रोड्यूस हो सकती है ना। तो मोमेंटम से मुझे याद आ सकता है P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। देखो ऐसी चीजें पता लगती हैं दोस्तों, ठीक है। माइंड तभी चलेगा जब आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ फोटोन, जैसे कि मैंने लिखा है P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, है ना, पता होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कि कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे पर सेकंड, तो हम n नंबर ऑफ फोटोन्स ले रहे हैं, ठीक है। लेट n बी द नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड, ठीक है। देयरफॉर टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज व्हाट, n h अपॉन लैम्डा, ठीक है। टोटल मोमेंटम कितना चेंज हो रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो n h अपॉन लैम्डा इज बेसिकली द मोमेंटम, और नंबर ऑफ फोटोन जो स्ट्राइक करेंगे उसी के कारण तो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, सिंस ऑल द फोटोन्स आर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लेट। क्यों अब्सॉर्ब होगा, क्योंकि ब्लैक एंड प्लेट बोला था दोस्तों मैंने, ठीक है, ब्लैक एंड प्लेट बोला था, मतलब काली पट्टी है, काली प्लेट है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि अगर कोई भी रेडिएशन अगर इंसिडेंट होगी किसी ब्लैक बॉडी पे तो वो टोटली अब्सॉर्ब होगी, है ना। 98 to 99% वो अब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, टोटली अब्सॉर्ब ही हो जाती है प्रैक्टिकली अगर आप दिखे तो, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के सभी फोटोन अब्सॉर्ब हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, दैट इज NH लैम्डा, ठीक है। तो मोमेंटम उसी के कारण चेंज हो रहा है ना, तो सॉरी फोर्स तो भी बनती है ना जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हुए उसके कारण मोमेंटम चेंज हुआ, तभी तो हमारा फोर्स प्रोड्यूस हुआ दोस्तों उसी प्लेट में, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही आपने अप्लाई किया और कुछ नहीं किया है ना। वो dp बाई dt जो कि चेंज इन मोमेंटम था विच इज इक्वल टू द फोर्स, और फोर्स किसके बराबर होगी दोस्तों, जो कि हमारा मोमेंटम चेंज हुआ। कितना मोमेंटम चेंज हुआ कि जब n नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे इंसिडेंट हुए और उसके कारण हमारा मोमेंटम चेंज हुआ, तो टोटल मोमेंटम चेंज हुआ दोस्तों NH अपॉन लैम्डा, ठीक है। लिखा भी हुआ है द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज NH अपॉन लैम्डा, दैट इज फोर्स के बराबर, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो फोर्स क्या गिवन था, वन डाइन। उसने पूछा था कि वन डाइन की फोर्स जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए हमें, क्वेश्चन ये था। तो एक न्यूटन में दोस्तों 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक डाइन किसके बराबर होगा दोस्तों, 1 अपॉन 10⁵ न्यूटन के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है ना दोस्तों, क्योंकि वेवलेंथ तो हमारी मीटर में है, तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक डाइन हमारा 1 अपॉन 10⁵ न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यही तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। n को एक तरफ रखो, बाकी सारी वैल्यूज को सोल्व करो और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.55 इंटू 10⁻21, ठीक है। खुद भी चेक करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू तो पता लग गई दोस्तों कि n की वैल्यू पता लग गई कि कितने नंबर ऑफ फोटोन हमारे स्ट्राइक करने चाहिए जिसके कारण हमारा वन डाइन का फोर्स जनरेट हो सके। तो ये हमने इतने नंबर ऑफ फोटोन्स बता दिए, ठीक है। और मैंने फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्या था कि क्या पूछा था कि अगर मान लो कि हमारे प्लेट का जो मास है वो 1 ग्राम है, अगर हमारी प्लेट का मास 1 ग्राम है, अगर उसका स्पेसिफिक हीट कितना गिवन है 0.42 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम, तो उसके कारण कितना टेम्परेचर चेंज होगा, उसके कारण किस रेट से हमारा टेम्परेचर चेंज होगा। देखो यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, स्पेसिफिक हीट गिवन है, आपके पास मास गिवन है, टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या मैं स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा V, है ना। क्या मैं लगा सकता हूं ये फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। Q इज द हीट अब्सॉर्ब्ड, M इज द मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस, S इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। मुझे M पता है दोस्तों 1 ग्राम है, मुझे स्पेसिफिक हीट पता है, तो अगर मैं Q निकाल लूं, Q इज द हीट अब्सॉर्ब निकाल लूं, मतलब एनर्जी कितनी वो ले रहा है, कितनी अब्सॉर्ब कर रहा है, अगर ये पता कर लूं तो मैं चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकता हूं, है ना, बिल्कुल निकाल सकता हूं।
तो मैं एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द प्लेट पर सेकेंड निकालूंगा दोस्तों। एनर्जी तो हमारी फोटोन की सेम ही रहती है, hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि n नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं दोस्तों उस मेटेलिक प्लेट में, ब्लैक एंड प्लेट पे, ठीक है। तो डेट्स वाई हमारी जो हीट अब्सॉर्ब कितनी हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक एंड प्लेट है, टोटल अमाउंट ऑफ फोटोन्स अब्सॉर्ब्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो NH म्यू, एनर्जी इज h म्यू, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इज n, तो हीट अब्सॉर्ब क्या हो जाएगा दोस्तों, NH म्यू, ठीक है, hc अपॉन लैम्डा, NHc अपॉन लैम्डा, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम पहले से ही कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं NH अपॉन लैम्डा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। NH अपॉन लैम्डा की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है 10⁻⁻5 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू पता लग गई, M की वैल्यू 1 ग्राम पता है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पता है, डेल्टा T निकालना है ना। तो सब कुछ वैल्यू गिवन है, वही है दोस्तों रिलेशन जो मैंने बताया, Q इज इक्वल टू M, स्पेसिफिक हीट मतलब S लिख सकते हो, स्पेसिफिक हीट को कोई CV भी लिखते हैं, पर वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर का अलग होता है, तो डेट्स पे मैंने S लिख दिया, ठीक है। तो डेल्टा T यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर निकालना है दोस्तों, बाकी सारी चीजों को रीअरेंज कर लो, ठीक है। Q निकाल ही लिया था, NHc अपॉन लैम्डा, ठीक है। HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू पता है, डायरेक्टली पुट करेंगे, ठीक है। सॉरी, NH अपॉन लैम्डा की वैल्यू पता है, तो ये आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, बाकी चीजों को यहाँ पर हमने पुट कर लिया, ठीक है। और फाइनली जो आपका आ गया वैल्यू, क्या आ गया डेल्टा T की 7.14 इंटू 10⁻³ केल्विन, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर लिया दोस्तों कि अगर किसी सब्सटेंस का मास अगर 1 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट आपको गिवन थी, तो आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ठीक है। देख सकते हो कि कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, फोर्स कितना जनरेट हो रहा है उसको मोमेंटम से डील किया, गिवन इंफॉर्मेशन थी कि स्पेसिफिक हीट गिवन था, मास गिवन था, तो हमने टेम्परेचर चेंज निकाल लिया। तो फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो सभी चीजें, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख सकते हो कैसे कैसी चीजें पूछी जा रही हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप खुद करोगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ये चीज जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो बहुत इजीली बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो BHU 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अ मेटल सरफेस हैज वर्क फंक्शन इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसने बोला है कि एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन किसके बराबर है दोस्तों, एनर्जी ऑफ वेवलेंथ, और उस वेवलेंथ किसके बराबर है दोस्तों, 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर कोई बीम ऑफ लाइट जो जिसकी वेवलेंथ क्या है दोस्तों 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर, तो क्या हो सकता है, ठीक है। उसने बोला है कि सबसे पहले क्या बोला कि एक मेटल का सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन किसके बराबर है, हमारे एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर कोई बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है किसी वेवलेंथ की, किस वेवलेंथ की, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, क्या मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, क्या मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट आउट होंगे, क्या मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे विद सर्टेन स्पीड, क्या मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे विद 0 स्पीड, क्या मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन मे बी और मे नॉट बी एमिट आउट होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने पिछला वीडियो देखा होगा तो वो बहुत इजीली बता सकता है कि इसका आंसर क्या है, ABCD कौन सा आंसर होगा दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। BHU 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से बहुत से और भी क्वेश्चन थे, पर ये जो क्वेश्चन थे थोड़े अलग थे, थोड़े हटके थे, इन सभी चीजों को वो कवर अप कर लेते थे, ठीक है। धीरे धीरे करके जब 2-4 टॉपिक्स और भी हमारे मेजर कवर हो जाएंगे तो असाइनमेंट्स की फॉर्म में हम ग्रुप में डाल दिया करेंगे ताकि आप और भी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। आई होप आपने शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो को देखा होगा, तभी जाकर आपको ये सभी चीजों को समझ आया होगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या है इसका, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि आपको पता भी लगाए कि नहीं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी, ताकि वो भी इन सभी मटेरियल्स का फायदा उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ताकि जस्ट का जो एग्जाम में भी 1 मंथ के बाद हो सकता है, तो उसमें 2-3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हम कवर अप कर सकें और आप MSc का पोर्शन उसमें कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी को हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।